बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन स्टमक। तो पिछले दो लेक्चर के अंदर मैंने डाइजेशन की एक समरी बताई थी आपको, ब्रीफ उसका जो है वो इंट्रोडक्शन था। और उसके बाद हमने पढ़ी थी डाइजेशन इन ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के अंदर सारे मराहल होने के बाद इसोफेगस के थ्रू जो खुराक है उसने स्टमक के अंदर पहुंचना है। स्टमक के अंदर भी डाइजेशन हो रही है, ओरल कैविटी के अंदर भी कल हमने सीखा था कि वहाँ भी डाइजेशन होती है। तो स्टमक जो है मोस्टली इसके बारे में लोग ख्याल करते हैं कि पता नहीं ये हाजमे के लिए सिर्फ यूज़ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्टमक जो है ये स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसके दो बड़े काम हैं, एक स्टोरेज ऑफ फूड और दूसरा ये डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है। अब डाइजेशन जो है इसमें बहुत ही इसका जो है एक इफेक्टिव रोल है। यहाँ इसको मज़ीद पढ़ने से पहले इसकी अनाटमी या स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे, फिर इसको सीखेंगे कि ये काम किस तरह करता है, फंक्शंस क्या क्या हैं इसके। हाँ अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें डायग्राम में, तो इसोफेगस हमारी ओरल कैविटी की तरफ से जो नाली आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, इसोफेगस। ठीक है। इसोफेगस जैसे ही स्टमक में उतरने लगती है वहाँ पे एक तरह का वॉल होता है। ठीक है। उस वॉल को हम नाम देते हैं स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है। एक कार्डिक किसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहाँ हार्ट के करीब पड़ता है, दिल के करीब पड़ता है, इसलिए इसको कार्डिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक ये स्फिंक्टर हो गया और उसके बाद यहाँ पे स्टमक ख़त्म हो रहा होता है, आगे इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही होती है, तो वहाँ पे भी एक स्फिंक्टर मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसके बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप देखें तो स्टमक के अंदर आपको एक इस तरह एक उभरा हुआ ऊपर वाला बाहर निकला हुआ हिस्सा नज़र आता है, इसको नाम देते हैं फंडस। ठीक हो गया। और उसके अलावा सेंटर में ये जो इसकी है ये सारी इसकी बॉडी कहलाती है। ये हो गए स्टमक के हिस्से। यानी मैंने आपको चार चीज़ें बताई हैं, दो तरह के स्पिंक्टर बताए हैं, एक कार्डिक स्पिंक्टर, दूसरा पाइलोरिक स्पिंक्टर, और एक फंडस उसका ऊपरा हुआ हिस्सा। बाकी उसकी सारी जो बैली है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी है उसकी। अच्छा जी, ये तो होगी यानी इसकी अनाटॉमी वगैरह। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें लेयर्स कितनी होती है उसकी बात करें, तो सबसे अंदर जो है ब्लैक कलर में आपको एक लेयर नज़र आ रही है जिसको हम म्यूकोसा का नाम देते हैं। ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की लेयर है। ये जो म्यूकोसा है ये काफ़ी थिक मोटी लेयर है। इसके अंदर जो है ये ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ नर्व्स भी होती हैं और यहाँ ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त किस्म की चीज़ पड़ी है। देखेंगे अभी हम कौन कौन से ग्लैंड्स हैं यहाँ फंक्शंस के अंदर, सारी इसकी डिटेल बताऊंगा मैं। ग्लैंड्स कौन कौन से ग्लैंड है, कहाँ मौजूद होते हैं, क्या करते हैं ये। अच्छा जी, उसके बाद म्यूकोसा से बाहर की तरफ आएँ तो वहाँ एक दूसरी लेयर है ग्रीन कलर के अंदर, उसका नाम है सब म्यूकोसा। ठीक हो गया। सब म्यूकोसा जो है ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट लेयर नहीं है, जस्ट ये सिंपल सी, ना ही इसका कोई इम्पोर्टेंट रोल है। सब म्यूकोसा से बाहर की तरफ आएँ तो यहाँ आपको तीन तरह के मसल्स मिलते हैं, तीन तरह के मसल्स। मैंने एक ही कॉमन कलर यूज़ किया है, रेड। तीनों नहीं दिखाए हुए, तीनों का मैं यहाँ डायग्राम आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि तीनों किस तरह होते हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये तीन तरह के मसल्स होते हैं यहाँ। लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लेंथ वाइज सर्कुलर होते हैं गोल शेप के, और ऑब्लीक होते हैं, यानी ना तो वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं ना सर्कुलर होते हैं, बल्कि ऑब्लीक। ये जो है इन दोनों से इनकी शेप डिफरेंट होती है। अच्छा जी, इससे भी मसल से भी बाहर आ जाएं तो एक और ऊपर जो है थिन सी लेयर होती है, इसको हम सिरोसा का नाम देते हैं। सिरोसा आउटर मोस्ट लेयर है स्टमक की। बाहर की तरफ चलें तो सिरोसा जो है ये भी जो है इसका थोड़ा सा काम ये है कि ये हमारे स्टमक को, हमारी जो बॉडी कैविटी है उसके साथ कनेक्ट करके रखती है, जोड़ के रखती है स्टमक को। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि स्टमक को अगर आप काटो ना यूँ, यानी एक कमरा नमा साखते ना आप, बाहर वाली लेयर उसकी काट तो अंदर की तरफ आप देखो तो आपको वहाँ फोल्ड्स नज़र आती हैं, यूँ फोल्ड्स नज़र आती हैं स्टमक के अंदर की तरफ, दीवारों की तरफ। तो उसको हम रजी का नाम भी देते हैं, रजी, इन फोल्ड्स को रजी भी कहते हैं।
तो ये मामूली बाहर से हमें देखने को नज़र नहीं आती, जब आप बाहर यूं दीवार काटो तो फिर आपको नज़र आता है। ये तो आपने सारा इसका स्ट्रक्चर अनाटॉमी इसकी पढ़ ली कि इस पोर्शन का क्या नाम है और कहाँ पे मौजूद है, कौन सी लेयर है, लेयर के अंदर कौन से। अब डायग्रामेटिकली मैं आपको ये आगे दिखाता हूँ कौन सी लेयर किस तरह है। तो अच्छा, इसको मज़ीद पढ़ने के लिए लेट्स सपोज मैं इसको यूं यहाँ से काट दूँ, यूं मैंने काट दिया इतनी सी लेयर को। अब ये वाली ना, ये जैसे जस्ट लाइक एक केक है, आपने केक काट दिया है, इस केक को मैं उठा के यूं ले आया आपके सामने। अच्छा जी, ये आ गया। तो वहाँ भी देखें तो यहाँ सबसे अंदर की तरफ म्यूकोसा है, तो ये रही म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा के नीचे पीछे क्या है फिर, ये सब म्यूकोसा है ना, तो यहाँ भी सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के पीछे क्या है, मसल्स हैं, यहाँ भी मसल्स हैं। तो जो सिरोसा है वो मैंने ही शो की हुआ है यहाँ, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ अब ये जो मैंने कहा था कि ये जो अंदर वाली सबसे अंदर वाली लेयर्स है, इसको फेस कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे फोल्ड्स होती हैं, फोल्ड्स रजी जिसको हम कहते हैं। ये जो है ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं एक्चुअली, ये जो फोल्ड्स हैं स्टमक का, एक तो ये सरफेस एरिया बढ़ाती हैं और दूसरा यहाँ इनका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम है। यहाँ जो है ये जो फोल्ड्स फोल्ड्स अपीयर हो रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, यानी ये देखें कि ये फेस कर रही है ना उन फोल्ड्स को, क्योंकि ये म्यूकोसा म्यूकोसा किसको फेस कर रही है, उन फोल्ड्स को। तो ये जो फोल्ड्स हैं यहाँ, इनको हम गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स का नाम देते हैं, गड़े उबार। ये रजी हैं, कह रहा है कि इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्टमक, ठीक है। तो डेफिनेटली जिसका ये सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका स्टमक ज़्यादा फूड को स्टोर कर सकता है, वो ज़्यादा खाना खा सकता है, ज़्यादा अच्छे से डाइजेशन हो सकती है उसमें। अच्छा, इस लेक्चर को मैं और मज़ीद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये डायग्राम यहाँ से गौर से देखिएगा, ये वाली डायग्राम है, इसको मैं उठा के यूं घुमा के सीधा कर दूंगा ऐसे, ठीक है। इसको यूं घुमा के यूं सीधा करूँगा, ये रही, यानी इसको यूं घुमा के यूं सीधा कर दिया। तो जब इसको यूं सीधा किया तो ये ऊपर देखें ज़रा, नीचे वही मसल्स, फिर नीचे जो है ये सब म्यूकोसा, ऊपर म्यूकोसा। म्यूकोसा जो है उसमें ये गैस्ट्रिक पिट्स हैं, ये छोटे छोटे सुराख अंदर को जो है, इन फोल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये गैस्ट्रिक पिट्स हो गई। और गैस्ट्रिक पिट्स जो है नीचे उनके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पड़े हुए हैं। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक है, बहुत ही डीपली, यानी जो आपकी बुक के ऊपर फाइनल डायग्राम बनी हुई है वहाँ तक हम जाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इधर पड़े हुए हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम है कि जूसेस को, ग्लैंड्स वगैरह को, यानी ग्लैंड्स जो है उन्होंने स्पेसिफिक अपनी सिक्रेशन रिलीज़ करनी है जो इन गैस्ट्रिक पिट से बाहर आके स्टमक में जाएगी, क्योंकि स्टमक की जो इनर बॉडी है, जो कमरा नुमा है, यहीं फूड आएगी, यहीं उसको डाइजेशन होगी, तो यहीं सब कुछ वो फेस कर रहे हैं। अच्छा जी, ये हो गए गैस्ट्रिक पिट्स। अब इतने एक गैस्ट्रिक पिट्स को, इस पोर्शन को, ये जो एक गैस्ट्रिक पिट्स है, इसको मैंने यूँ निकाल के आपके सामने रखा, ये रहा, ठीक हो गया। अच्छा, जब इसको मैंने निकाला तो एक, यानी गड़े को इस तरह एक पिट्स को मैं बाहर निकाला, उसको फिर जूम करके आपको दिखाया। तो ये जो है ये एपिथेलियल, ये सिंपल जो है, यानी एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल सेल्स ही हैं ये। तो यहाँ जो मुझे काफ़ी और तरह के सेल्स भी नज़र आए, जैसे ये म्यूकस गॉबलेट वगैरह, इनको म्यूसिन म्यूकस भी कहते हैं। इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, किस चीज़ को ये बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, म्यूकस को बनाएंगे, म्यूकस का रोल भी अभी हम देखेंगे। उसके नीचे आएँ तो यहाँ और स्पेसिफिक सेल्स आपको मिलेंगी जिनका नाम है पैरिटियल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स। इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उससे भी ज़रा नीचे आएँ तो आपको और सेल्स मिलेंगे, इनका नाम है चीफ सेल्स और जाइमोजिन सेल्स। इनका नाम होता है प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजिन, प्रोडक्शन ऑफ पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है एक बहुत ही सुस्त जो है एक एंजाइम है, कुछ भी नहीं करता, ये इनएक्टिव है। देखेंगे अभी ये एक्टिव किस तरह होता है। इससे भी आगे चलें तो यहाँ ग्लैंडुलर सेल्स भी होते हैं जिनका नाम है गैस्ट्रन, हार्मोन्स को पैदा करना। गैस्ट्रन का क्या रोल है ये भी अभी हम सीखेंगे।
तो ये इसी तरह जितने बिट्स हैं हमारे स्टमक के अंदर, बहुत सारी इस तरह की साख्तें मिल के काम कर रही होती हैं, जिनमें इस तरह बहुत सारे सेल्स होते हैं जो मिल के काम कर रहे होते हैं, और स्टमक की जो है डाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट काम, जो टास्क होते हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इनका इंडिविजुअली मैं आपको बारी बारी हर किसी का काम बताता हूँ। यहाँ आ जाइए ज़रा फंक्शन ऑफ स्टमक के अंदर। सबसे पहले कह रहा है कि ये स्टोरेज ये स्टोरेज का काम करता है। इट्स मीन कि आप अगर ये स्टोरेज की सलाहियत इसमें ना होती तो आपको बार बार खाना खाना पड़ता, आप इसी काम में रहते। तो आप खाना खा लेते हो, थोड़ा अरसा जो है वो गुजर जाता है, आपको ज़रूरत महसूस नहीं होती, 5-6 घंटे के बाद फिर जो है आपको ज़रूरत महसूस होती है, जैसे जैसे डाइजेशन हो के स्टमक खाली हो जाता है। उसके बाद है मिक्सिंग या ग्राइंडिंग। मिक्सिंग या ग्राइंडिंग का मतलब है कि यहाँ भी जो स्टमक के मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। एक तरह की मैकेनिकल डाइजेशन है, जिस तरह हमारी ओरल कैविटी में टिथ कर रहे थे। तो इससे भी क्या होता है कि जो फूड है अच्छी तरह एंजाइम के साथ वो मिक्स अप हो जाती है। तो दूसरा फ़ायदा इसका। तीसरा जो है कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस यहाँ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो यहाँ आपको जो चीज़ें मिलेंगी, आपकी बुक में 3 चीज़ें लिखी हुई हैं: म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिन जो है ये साथ में येलो बॉक्स बना हुआ है, ये भी इसी चीज़ के अंदर आता है, गैस्ट्रिक जूस। यानी आपके स्टमक के अंदर जितना भी यानी जो है वो एक तरह की जो फ्लूइड होता है, जो जूस बनता है ओवरऑल सारा, उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। यानी आपके स्टमक के अंदर जितने तरह का भी कलेक्टिवली फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। तो उस कलेक्टिवली फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है? उसमें म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिनोजन होती है और गैस्ट्रिन होता है। एक पांचवी चीज़ भी है, आप अभी छोटे लेवल पे हो, आपके सिलेबस का हिस्सा भी नहीं है, तो वो नहीं मैं आपको बता रहा। इवन अगर म्यूकस हम देखें तो म्यूकस का काम होता है कि अंदर से स्टमक को, यानी इसका काम होता है कि ये अंदर से स्टमक को यूं इस तरह उसकी दीवारों के साथ लग के, जिस तरह पेंट करते हैं ना दीवारों को महफूज कर लेते हैं, इसी तरह अंदर से ये स्टमक को प्रिवेंट करती है। क्योंकि अंदर से जो स्टमक के बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशंस होती हैं, उस एसिडिक कंडीशन से बचने के लिए ये म्यूकस बहुत ही हेल्पफुल है। अदरवाइज़ वो एसिडिक कंडीशन स्टमक की दीवारों को नुकसान पहुंचाएं। अच्छा, दूसरा जो है इसका फ़ायदा है, कह रहा है कि इट्स किस तरह एक्ट एज अ बफर दैट मेंटेन द पीएच। तो पीएच को मेंटेन करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि अंदर से दीवारों के साथ चिपक जाता है, तो अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम होता है, तो एसिडिक मीडियम को ये न्यूट्रलाइज करता है, जिससे जो है वो पीएच को मेंटेन करता है। अदरवाइज ये ऐसा ना हो तो एक बीमारी आ जाती है जिसको हम अल्सर कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है, इसके दो काम हैं। एक तो ये बैक्टीरिया को किल करेगा, किल बैक्टीरिया, आपने जो खाना खाया, जो फूड है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को ये किल करेगा। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका काम है, एक्टिवेट द पेप्सिनोजन टू पेप्सिन। यानी ये क्या करेगा, जो मैंने कहा था ना कि ये उस एंजाइम इनएक्टिव पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्सिन में। किस तरह कन्वर्ट करेगा? ये पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है, जब भी इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला तो ये क्या बन गया? पेप्सिन। पेप्सिन इज एक्टिव एंजाइम। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो पेप्सिन जो है इतना स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त किस्म का एंजाइम है कि हमारे स्टमक के अंदर जितनी फूड होती है उसको यानी तोड़ फोड़ के रख देता है, बहुत अच्छे तरीके से बर्न कर देता है, जला देता है। एसिडिक एंजाइम है। तो यानी ये हमारे स्टमक की जो दीवारें हैं उनको क्यों नहीं नुकसान पहुंचाता? उसकी रीज़निंग यही है कि जहाँ जिन सेल्स में इसको बनाया जाता है वहाँ पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। तो जब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ मिलता है तो फिर ये पेप्सिन की फॉर्म में आता है। आप देखें यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाले सेल्स और हैं, और यहाँ पे पेप्सिनोजन बनाने वाले सेल्स और हैं। तो यहाँ से ये देखें, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्लस ये पेप्सिनोजन मिल के क्या बना देते हैं?
पेप्सिन बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गया और यहाँ से पेप्सिनोजन, दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, पेप्सिन। तो अगर पेप्सिनोजन जितना मर्जी बनता रहे, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड अवेलेबल ना हो तो वो इनएक्टिव ही रहेगा, यानी जब तक एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा पेप्सिनोजन को वो काम नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो पीएच है, जैसे हमने बात की ना, पीएच को मेंटेन रखा जाता है। तो जो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिहाज से स्टमक की पीएच की बात करें तो वो आपको मिलेगी 2.0 पीएच स्टमक के अंदर। मोस्टली बुक्स के अंदर ये जो है कंसनट्रेशन ये लिखी हुई है 1.5 टू 2.0 और कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलेगी 2.0 टू 2.5। तो ये बिल्कुल जो एक्यूरेट है राउंड बाउंड 2.0 के है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें पेप्सिनोजन की, तो पेप्सिनोजन आपने देख लिया है कि इनएक्टिव एंजाइम है। जब इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन एक्टिव एंजाइम के अंदर। तो फिर वो फर्दर फूड की खुराक की डाइजेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, उसके बाद है गैस्ट्रन। ये जो है ना, ये आपकी उसी टॉपिक के साथ येलो बॉक्स बना हुआ है। तो गैस्ट्रन जो है ये एक्चुअली सिक्रेट होके सीधा स्टमक में नहीं जाता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें यहाँ से सिक्रेट होके स्टमक में चली जाती हैं, बल्कि ये यहाँ से निकलता है और निकल के ब्लड में चला जाता है। हार्मोन है ना, तो ये जैसे ही ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में जाके ये फिर दोबारा स्टमक में आता है और स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस को कि ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस निकले। क्योंकि जब ज़्यादा प्रोटीनेशियस खाना हम खा रहे होते हैं, ज़्यादा खाना, तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस भी चाहिए। और उस ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस के लिए ये एक तरह का एडवांस सिस्टम है कि जब हम प्रोटीनेशियस खाना खाते हैं तो वो साथ ही ये ज़्यादा गैस्ट्रिन जो है रिलीज़ होकर ब्लड में चला जाता है, ब्लड से ये दोबारा स्टमक में आता है। और ये जो सेल्स हैं ये बनाने वाले, पेप्सिन बनाने वाले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने वाले, इनको इतना स्टिमुलेट कर देता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा पेंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करें। जितना ज़्यादा पेंक्रियाटिक जूस निकलेगा उतनी ही ज़्यादा डाइजेशन होगी। ये किसका काम है हमारे पास, गैस्ट्रिन हार्मोन का। कह रहा है कि प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, जिसका काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मोर गैस्ट्रिक जूस। तो ये आज का आपका बेटा जी टॉपिक था, इसको आपने बहुत ही अच्छे से देख लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली इस तरह पूछ लेता है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के कि डाइजेशन इन स्टमक पे नोट लिखें, डाइजेशन इन ऑरल कैविटी पे नोट लिखें, या डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का, वो भी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इम्पोर्टेंट है ये, साथ साथ कोशिश करें कि इसके नोट्स इसी तरह बनाएं, डायग्राम्स अच्छे से बनाएं, डायग्रामेटिकली काम जो है इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।